आउटर रिंग रोड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है ही। पिछले 5-6 सालों से मैं रोज़ निकलता हूँ इसी रास्ते। अच्छा। ये तो रेड लाइट कम है और मास्क के बाहर आप निकलते हैं। हाँ, तो ये इसका एक अपना ही मज़ा है। हाँ, अलग चार में इसका थोड़ा इसका रूट लंबा है। हाँ, हाँ। 2-4-5-7 किलोमीटर, लेकिन अच्छा लगता है। एक तो इसमें ट्रैफिक नहीं मिलता है। हाँ, यही सबसे ब्यूटी, और काफ़ी ब्रॉड है ये। रोड है। सुबह आप निकले बिल्कुल फ्रेश माइंड रहता है। म्यूजिक लगाकर आप सुनते हुए आराम से ड्राइव करते हुए जाइए। मुझे ये कॉन्सेप्ट कभी अच्छा नहीं लगा। जैसे बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अक्सर कहा करते हैं कि जो आपका जो रेजिडेंस है वो वर्किंग प्लेस के पास होना चाहिए, है ना। अच्छा। तो उसमें उनका ये लॉजिक होता है कि समय की बचत होती है। आप कम प्रयास में आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं जहाँ आपको काम करना है। लेकिन मुझे इसके ठीक इसका जो एक उल्टा जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे अच्छा लगता है कि आपका जो वर्किंग डेस्टिनेशन है थोड़ा दूर होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने रेजिडेंस से तैयार होकर और आप वहाँ तक जाते हैं ट्रैवल करके, तो जो उस प्रोसेस का जो आनंद है ना, जो तैयार होकर जो आपका मन भाव विचार तैयार होते हैं, फिर आप उस जगह पे जाते हैं, तो जो कंसंट्रेशन लेवल है बहुत हाई होता है वहाँ। और लगता है कि आप एक ट्रैवल करके कहीं पहुँचे हैं, मतलब कष्ट उठा के आप पहुँचे हैं वहाँ पे। मतलब एक फीलिंग आती है। बहुत ये तो बात है। मुझे अक्सर लगता है कि जो रहने का जो सुख है, जैसे जैसे आपका मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, कि आप का जो रेजिडेंस है वो 1 घंटे की दूरी पे है ना, पॉल्यूशन फ्री एरिया है, ग्रीन है बिल्कुल। तो आप ये सारे जो सुविधाएं वो भी उठा रहे हैं और आप जब ट्रैवल करके आते हैं, है ना, तो उसका एक अलग मजा है। बिल्कुल, ये बात तो है ना। उसमें एक यात्रा है ना, काम क्या है ना, तैयारी ही जो है आनंद है ना। डेस्टिनेशन तक पहुंचना कोई चीज़ नहीं होती, जीवन भी तैयारी है। जन्म से एक यात्रा शुरू होती है और मृत्यु तक जो है हम पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं हर रोज। बिल्कुल, है ना, उसी में हम आनंदित होते रहते हैं। दोस्तों, ये मैं आपको, वैसे हमारी आदत तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जैसे लाइफ जीते हैं उसका वीडियो लगाइए आप। तो इसलिए मैंने आज ये देखा कि भाई आज हम वो लगाते हैं कि हम अक्सर लाइफ कैसे बिताते हैं दोनों, यानी एक कलाकार की यात्रा दैनंदिन यानी रोज़ाना की यात्रा कैसी होती है, वो दिन कैसे बिताता है, उसकी मॉर्निंग कैसी होती है, शाम कैसी होती है, दोपहर कैसी होती है, रात कैसी होती है। तो उसका कुछ अंदाज़ा आप हमारे इस छोटी सी जर्नी से लगा सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अपनी जो यात्रा है अभी उत्तराखंड की, जो अभी हम बनाने वाले हैं, उसमें तो हम लोग चलते हैं। तो अभी कुंभ भी स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहले हरिद्वार चलते हैं, वहाँ एक दिन इस बहाने कुंभ स्नान भी हो जाएगा। और फिर ऋषिकेश होते हुए इस बार हम उत्तराखंड की तरफ न जाकर हिमाचल की तरफ चलेंगे। अच्छा। एक स्ट्रेच है जो स्वामी जी ने कहा कि मैं आपको वहाँ लेकर चलूंगा। अच्छा, हिमाचल के स्ट्रेच पे जाएंगे? हाँ, रिमोट एरिया? हाँ, हिमाचल में। क्या बात, वाह। अच्छा, एक चीज मैंने सर बार बार अनुभव किया है कि जैसे हम एक पर्यटक बनकर जब जाते हैं ना किसी हिल्स में, खासकर उत्तराखंड में, तो हमारी देखने की जो दृष्टि है चीजों की बिल्कुल अलग होती है। कलात्मक हो सकती है, लेकिन हम अनुभूति की गहराई में नहीं उतर पाते हैं। वो जो देखने की जो अनुभूति है, पर्यटक होकर जाते हैं। लेकिन जब स्वामी जी का की उपस्थिति जब रहती है, मैंने ये महसूस किया है। स्वामी जी कौन है? स्वामी ओमो जो है, ये बहुत बड़े योग गुरु हैं। पिछले 20-25 सालों से ऋषिकेश में हैं और पूरे जो उत्तराखंड के जो बहुत जो अलग अलग जो स्थान है, देवप्रयाग से लेकर कर्णप्रयाग, जोशीमठ, बद्रीनाथ, वो सब जगह वो रहे हैं और बड़े ही योग की और बहुत ही, मतलब उनका जो प्रयोग है योग में, वो अद्भुत है। अच्छा, है ना। तो वो लाफ्टर योगा पे काम कर रहे हैं। अच्छा। और पूरा वर्ल्ड वाइड घूमते रहते हैं। तो बहुत अच्छी जानकार है, तंत्र के भी बहुत अच्छी जानकार है। तो उनके साथ मेरी 2-3 यात्राएं हुई हैं। तो मैंने ये सारे महसूस किया है कि जब हम उनके साथ जब जाते हैं
तो वो ऋषिकेश ठीक वही ऋषिकेश नहीं होता है जो हम पर्यटक बनकर देखते हैं। हाँ, वो अलग हो जाता है। वो दृष्टि बिल्कुल बदल जाती है। उसका जो आंतरिक स्वरूप है हिमालय का और वहाँ का जो देवभूमि जिसको हम कहते हैं, वो धीरे धीरे अनावृत होने लगता है जब हम उनके साथ रहते हैं तो। और हमें लगता है कि जो देवभूमि में आप जाएं तो उसके आंतरिक स्वरूप से अगर आपको वाकिफ होना है तो आप किसी ऐसे ही संत ऋषि और उसके साथ आप जाइए तो आप समझ पाएंगे। अच्छा। क्योंकि उत्तराखंड की जो सुंदरता है वो हिमाचल की सुंदरता नहीं है। उत्तराखंड बिल्कुल ऐसे निर्जन लगता है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं हिमालय की, लेकिन वो अलग है। तो ये मैंने अपने 2-3 यात्राओं में बहुत महसूस किया। अच्छा, ये तो हमने जब देवप्रयाग जा रहे थे तब भी ये हम बात कर रहे थे कि ये देवभूमि है और वहाँ पे रोमांटिक फीलिंग नहीं आती। वहाँ की पहाड़ियाँ जो हैं वो रोमांस जनरेट नहीं कर पाती हैं। वहाँ पे अध्यात्म सेल्फ जनरेटेड है। सही बात है। जैसे ही हम उत्तराखंड में एंटर करते हैं पहाड़ियों में, तो वो जो है वहाँ पे मतलब वो है कि अपने आप ही स्वतः स्फूर्त बिल्कुल अध्यात्म जो है वो शुरू हो जाता है, जैसे कि ऑटोमेटिकली शुरू हो गया। सही बात, ये बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये है अद्भुत है। अभी तो गंगोत्री वाले स्टेज से होकर मैं आया, हम लोग चलेंगे और एक बार में एक स्टेज हम कवर करेंगे। और वो बिल्कुल आध्यात्मिक और कलात्मक है ना, वो बिल्कुल मतलब लोगों के लिए 2 अलग अलग डायमेंशन है, हमारे लिए तो एक ही डायमेंशन है ना। कला अध्यात्म का ही एक अलग छोर है, बिल्कुल, और अध्यात्म कला का ही एक दूसरा छोर है। तो बहुत हम एंजॉय करेंगे। उत्तरकाशी में हम रुकेंगे, वहाँ पे एक संत। अरे उत्तरकाशी का कल ही मैंने वीडियो देखा। अच्छा। और इतना अद्भुत था वो। तो कल मैं घर पे देख रहा था कि मैंने कहा कितना सुंदर है ये, कल ही की बात है नाइट में, तो बहुत ही शानदार है वो, बहुत शानदार। हाँ, और मैं कल देख रहा था कि यार ठीक है हम स्विट्जरलैंड जाएं, हम उसमें मना नहीं करते, स्विट्जरलैंड जाइए आप, जर्मनी जाइए, कहीं भी घूमिए, लेकिन हमारा देश इतना सुंदर है कि अगर उस दृष्टि को हम वहाँ पे उस दृष्टि से देखें तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की, और वो नेचुरल है बिल्कुल। जबकि वेस्ट की जो ब्यूटी है यानी वेस्टर्न कंट्रीज की, वो आर्टिफिशियल है। तो ये जो चीज है ना, ये बड़ी अद्भुत है। ये तो है ही, ये तो है, सही बोल रहे हैं आप। जब मैं बहुत अच्छा प्रसंग सुनाता हूँ आपको। अच्छा, उत्तरकाशी का। हाँ। तो ये प्लानिंग इस यात्रा में आप नहीं आ पाए थे। हाँ, मैं आ नहीं पाया था, मिस किया था उस यात्रा में। तो मेरे साथ डॉक्टर साहब थे, संस्कृत के जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर दयाशंकर तिवारी। दोस्तों एक और हमारे मित्र हैं, हमारे सीनियर हैं, वो संस्कृत के विद्वान भी हैं और वो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वो अरविंद के साथ गए थे, मैं नहीं जा पाया था और मैं बड़ा पछताया बाद में कि मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। ये दिवाली के आसपास गए थे और बड़ा अद्भुत यात्रा। जब मैंने इनके फोटोग्राफ देखे तो फिर मैंने इनसे संपर्क किया, तो चलो एक आधी यात्रा हो जाती है ऐसे। हाँ बताओ। हाँ, तो वहाँ पे जब हम उत्तरकाशी, वो भी जो यात्रा थी प्लान नहीं थी, ये था कि ऋषिकेश जाना है, वहाँ से हम तय करेंगे कहाँ जाना है। तो उस यात्रा में स्वामी जी ने कहा कि चलो मैं डिसाइड करता हूँ। फिर हमने गाड़ी हायर की है और हम लोग आगे बढ़े। तो वहाँ 2-3 अद्भुत अनुभव रहे। सबसे पहले तो जब हम वहाँ गए तो हमें देवप्रयाग जाना था, क्योंकि जब भी हम जाते हैं, जबकि एक रास्ता सीधे जो है ऋषिकेश से उत्तरकाशी को अलग से जाता है ना, वो सीधा बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉप हो जाएंगे, कहीं वो चंबा होते हुए हम निकल जाते हैं। अच्छा। और एक रास्ता जो है देवप्रयाग से टिहरी होते हुए फिर घूम कर जाता है। तो टिहरी बांध से होके गए थे क्या? और बड़े अद्भुत जगह है, अद्भुत जगह है। तो मैंने टीवी में ही देखा है वो। तो हम लोग देवप्रयाग गए, वहाँ पे हमने अपना जो तर्पण वगैरह का जो कार्यक्रम था वो हमने किया। और इसके बाद जो हमारा ड्राइवर था है ना, वो 1-2 बार तो गया था और वो जीपीएस फॉलो कर रहा था। अच्छा। तो टिहरी का हमारी आदत है बीच बीच में गाड़ी रोकने की, कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। करते करते इवनिंग हो गई, सनसेट हो गया। तो हम टिहरी बांध पे रुक गए, देखने लगे। अच्छा।
उसके बाद हुआ क्या सर वहाँ पे कि जीपीएस वो फॉलो कर रहा था। हाँ हाँ। और हम लोग गए और हम लोग हिमालय उतनी ऊंचाई पे हम लोग रास्ता भटक गए। अच्छा। जीपीएस ने हमें गलत रूट में लेकर हम चले गए। और हम जाने लगे और जैसे हम 7-8 किलोमीटर आगे गए तो मुझे लग गया कि हम भटक चुके हैं, क्योंकि जो रास्ता था वो फिर कच्ची सड़कें स्टार्ट हो गई। अच्छा। और इतनी मतलब ऐसा सड़क था वो, इतना डरावना कि अगर वहाँ कोई भी आप बैक भी गाड़ी को नहीं ले कर सकते थे। एक मिस्टेक और आप गए। उसके बाद फिर और आप बिलीव नहीं करेंगे हम लोग 6-7 घंटे उस अंधेरे में, खूब अंधेरा। अच्छा। और हम भटक गए। अब हमें पता नहीं था कहाँ जाना है। हम लोग जीपीएस काम ना करें। अच्छा। फिर हम लोग किसी तरीके से फॉलो करते हुए लाइट को और हम पहुंचे नीचे, उतरते चले गए। अच्छा। तो हमें लगा कि अब फिर हमने देखा दूर एक रोशनी जल रही थी घर पे। हम उसको फॉलो करते करते नीचे गए। अच्छा। और हम लोग पीछे बैठे हुए थे और एकदम से ड्राइवर चला रहा था। विंटर स्टार्ट हो चुका था उस समय। अच्छा। फॉग वगैरह थी क्या? फॉग कम था। अच्छा। बट वैसे हिल्स पे तो फॉग नहीं होते। लेकिन जैसे हम नीचे जाने लगे तो एकदम से चिल्लाया ड्राइवर। अच्छा। कि सर, है ना, हम लोग सब डर के क्या हुआ। तो पता चला कि वो जो सड़क थी वो उसके हम एंड में पहुंच चुके थे। अच्छा, मतलब उसके नीचे खाई थी। उसके नीचे जो था वो बांध था टिहरी का। अच्छा। और वहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। उसके बाद हुआ कि नहीं, अब आधे घंटे कोई नहीं बोलेगा और इस अंधकार को अनुभव किया जाए। और हम सब ने जो था गाड़ी को बंद किया वहीं पे। और उस अंधकार को, अभी डॉक्टर साहब अगर मिल जाएंगे तो पूछिएगा, वो निर्भरता जो है जो हमने महसूस करी वो अद्भुत है ना। क्या बात। फिर धीरे धीरे हम लोग उत्तरकाशी। भाई, ये प्रकृति के डिसीजन होते हैं कि वो चाहते थे कि आप अंधकार को फील करो वहाँ पे, इसलिए भटका दिया है। सच में, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त डिसीजन होते हैं। ये हम सोचते हैं हम डिसीजन ले रहे हैं। सही बात है। उत्तरकाशी में हम लोग शिवानंद आश्रम रुके। अच्छा। वहाँ पे स्वामी प्रेमानंद जी थे। अद्भुत संत। अद्भुत संत। मतलब वो 10-12 साल की एज में उड़ीसा के किसी जगह से हिमालय आ गए थे और एक छोटे से पेड़ के नीचे रहते थे। आज उन्होंने बहुत बड़ा आश्रम बना रखा है। अच्छा। और सब कुछ शिवानंद जो वो है ट्रस्ट है उसको समर्पित है। उनके बाद वो सब शिवानंद आश्रम का ही पार्ट हो जाएगा। इतने अद्भुत व्यक्ति इससे मैं मिला। मतलब उनका जो नाम है प्रेमानंद, वो सच में प्रेम के सागर है। अच्छा। इतने ज्ञानी, इतनी सहजता, बाल सुलभ सहजता। और आपके कठिन से कठिन जो प्रश्न है, चाहे वो कला से हो, अध्यात्म से हो, विज्ञान से हो, व्यवहारिक जीवन से हो, उफ, मतलब मैं तो दंग रह गया। मेरा एक प्रश्न था जो बहुत सालों से चाह रहा था कि पेंडिंग था। अच्छा। मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत लोगों से जानने की कोशिश करी कि तंत्र में एक आता है कि उसमें जो पूरा ब्रह्मांड का जो विस्तार होता है तो उसमें सबसे पहला जो विस्तार होता है उसका पहला तत्व तो कला तत्व है। कला सबसे पहला तत्व है। उसके बाद विद्या तत्व आता है ना। उसके बाद काल आता है, उसके बाद राग आता है, उसके बाद नियति आती है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आया कि विद्या तत्व से पहले कला तत्व को क्यों रखा गया। अच्छा। है ना, ये मेरा प्रश्न था। मैं बहुत सोचता रहा, मनन करता रहा, लोगों से पूछता रहा जानने की, लेकिन मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाया। उनसे भी मैंने प्रश्न किया। जब मैं जानने लगा, उस दिन हमारा परिचय हुआ। वैसे तो 2-3 दिन हम लोग साथ में ही थे। और जब उनको पता चला कि मैं कलाकार हूँ, वो तो छोड़ने को तैयार नहीं थे। बोले अरे आप लोग 3 दिन से 4 दिन से हैं और आप लोग कभी आए नहीं मेरे पास। और फिर मैंने प्रश्न पूछे तो बड़े खुश हो, लेकिन आप लोग आइए, यहाँ रहिए, है ना, यहाँ सारी सुविधाएं हैं। और फिर उन्होंने बताया पहली बार, वो चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। उन्होंने इतनी अद्भुत बात कही। बात तो बहुत सहज थी, लेकिन चूंकि सहजता जो है ना वो सबसे कठिन चीज होती है जिसको हम समझ नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है ना। जो चीज जितनी सहज है वो दरअसल वही सबसे कठिन चीज होती है। ये छात्रा मार्ग पे आ गए हम। हाँ, हम लोग छात्रा मार्ग पे आ गए। बस अभी पटेल चेस्ट पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, हमारा कॉलेज जो है बिल्कुल, अगर आप सीधे चले जाएं लगभग 1 किलोमीटर तो बिल्कुल हमारे कॉलेज के दीवार से टकराएंगे, यानी KMC कॉलेज। ड्राइव मार कर और एक ड्राइव हम ले रहे हैं। अरविंद कह रहे हैं कि चलो कॉलेज को देख के आते हैं एक बार। तो बड़े अच्छे दिन हमने बिताए हैं यहाँ पे, और अक्सर हम यहाँ पे आते रहते हैं। यहाँ पे हमें एक तरह की खुराक मिलती है। हमें जो है ना, यहाँ पे जब अपने आप को रिचार्ज करना हो
तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक चाय जो है वो पीने से हम जो है फिर से उन्हीं दिनों में पहुँच जाते हैं, जबकि हमारा एक तरह से विजडम का पहला अंकुरण हुआ था। क्यों ना ऐसा करें कि गाड़ी रुके, पहले चाय पिए, हाँ। वॉक कर केएफसी। हाँ, ये अच्छा है, ये ज़्यादा बेटर है। वॉक करते हुए हम मतलब 10-10 किलोमीटर आम बात थी, हम वॉक करते थे उस टाइम। बिल्कुल, मतलब एक महीने में हम करीब 200-300 एग्जीबिशंस देखते थे और लाइव स्टडी करते थे, और वही सही तरीका है। अगर आप कला में कुछ करना चाहते हैं नया, या कुछ आप अपना योगदान करना चाहते हैं, तो अपना घूमिए और एग्जीबिशंस को देखिए, पेंटिंग्स को देखिए और फिर पढ़िए। आप पहले पढ़िए मत। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे एक स्टॉल हुआ करता था बड़ा अच्छा। है अभी भी। अच्छा, वो आगे है शायद। यहाँ पे हम चाय पियेंगे और यहाँ हमें गाड़ी पार्क कर रहे हैं अभी। हाँ, यही तो है चाय का स्टॉल। देखिए, मैं और अरविंद जो है यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और अक्सर हम आते रहते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए कि यहाँ पे किस लिए हम आते हैं, आखिर यहाँ पे क्या ऐसी बात है कि जो हम इतना दूर से चल के और कई 100 रुपये का पेट्रोल फूंक के आते हैं। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी है और ये देखिए यहाँ पे अरविंद वहाँ खड़े चाय पी रहे हैं, मेरी चाय भी वहाँ रखी है। और मेरी चाय रखी है, ये देखिए मेरी चाय ये है, और ये हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। ये तो हम अक्सर ऐसे ही आते हैं और चाय का आनंद लेते हैं। ये देखिए, ठीक, यहाँ पे हमेशा चीज़ें लाइव रहती हैं। क्यों? बहुत लाइव है कि नहीं? यहाँ आते ही हम लोग बहुत छोटे हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे हम एक तरह से बच्चे बन जाते हैं, जो कि बेहद मुश्किल है, क्योंकि लोग जो है मैच्योर दिखना पसंद करते हैं, जबकि ये उल्टी बात है। हमें लाइफ में बच्चा बनना बहुत मुश्किल है, और जो बच्चे बन के रहेंगे वो ज़्यादा खुश रहेंगे और तरोताज़ा रहेंगे। क्यों अरविंद? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो चाय सही बनाई है? बहुत टेस्टी है। अच्छा, चलो मैं भी ले रहता हूँ। इसके बाद एक वॉक करते हैं। हाँ, वॉक करते फिर ज़रूर हम वॉक करेंगे, और छात्रा मार्ग पे, यानी जहाँ पे हमारा कॉलेज है वहाँ पे।